तो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि आपका क्या कहते हैं, ये सेल स्टॉप हो गया था। क्यों स्टॉप हो गया तो थोड़ा सा बता देता हूँ, लास्ट वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि आपका जो जिंक टू पॉजिटिव का जो डिसोसिएशन है वो स्टॉप हो गया था, क्योंकि आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर हो गया था ड्यू टू दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी और यहां पर कॉपर टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घट गई थी, ठीक है। तो यहां पर जब ये सेल आपका, क्योंकि यहां पर इसका डिसोसिएशन खत्म हो चुका है, तो उस टाइम पर आकर के सेल आपका रुक जाता है। उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज, जो कि अब आया है आपके लिए, ठीक है। तो ये बच्चे सोच रहे होंगे पहले से क्यों नहीं डाला टीचर ने, तो ध्यान से देखेंगे, समझ रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं एकदम डिटेल से, ठीक है। तो यहां पर सॉल्ट ब्रिज डालने से क्या होता है, तो जब हम सॉल्ट ब्रिज डालते हैं तो यहां पर जो Zn2 पॉजिटिव एक्सेस में हो गए थे, वो Zn2 पॉजिटिव किधर मूव कर जाते हैं, टुवर्ड्स सॉल्ट ब्रिज, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वापस से डिक्रीज करने लगती है, और यहां पर अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन फॉरवर्ड में चलनी स्टार्ट करती चली जाएगी, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे लिए क्या है, दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, जो कि हमने एक टाइम के बाद इंट्रोड्यूस करना ही करना है, तभी आपका सेल पूरी तरह से वर्क पर कर पाएगा। पूरी तरह से वर्क करने का मेरा मतलब है, अब हाँ जी, तो ध्यान से देखेंगे यहां पर अब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये पूरा इलेक्ट्रोड ही डिसोसिएट हो जाएगा, सारा का सारा इलेक्ट्रोड डिसोसिएट होकर कहां आ जाएगा, सॉल्यूशन में। उस टाइम पर आपका सेल एक कंप्लीटली तरह से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमें इस केस में क्या करना है, तो उस केस में हमें फिर एक नेक्स्ट फिनोमिना अपनाना पड़ेगा, प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, दैट इज चार्जिंग ऑफ सेल। तो हम यहां पर बात करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सेल को चार्ज करेंगे। मतलब अगर एक बार ये डिसोसिएट हो गया पूरी तरह, तो आपका सेल उस टाइम तो कंप्लीटली स्टॉप हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूं जो आज के लिए हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा अभी के लिए, दैट इज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में, सॉल्ट ब्रिज क्या है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज जैसा कि आपने देख ही लिया, इसका काम क्या था। तो बेसिकली जो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, यहां से एक टॉपिक है, सबसे पहले मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में जरा बता देता हूं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक है जी। तो सॉल्ट ब्रिज जनरली मेड अप ऑफ KCl, इसके अंदर KCl इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि आपका NH4OH, KCl NH4OH अगर जेल, ठीक है। इसके कॉम्पोजिशंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये इसके कॉम्पोजिशंस है, अगर जेल जिलेटिन होता है जो हमें एलोवेरा प्लांट से मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज में क्या प्रेजेंट होता है, KCl NH4OH अगर जेल। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कोई कि सर इसमें KCl क्यों प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको। क्योंकि जब आप KCl की बात करोगे तो हमारे लिए KCl, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है जी। K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनका साइज सिमिलर होता है, इनके आयंस का साइज कैसा होता है, सिमिलर होता है। और सिमिलर होने से, साइज सिमिलर होने से क्या होता है, इनकी मोबिलिटी, इनकी जो मूव करने की टेंडेंसी होती है, मोबिलिटी जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, वो भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो एक्चुअली देखो ध्यान से, यहां पर Zn2 पॉजिटिव इधर से क्या करना है, Zn2 पॉजिटिव को इधर माइग्रेट करना है, और यहां पर क्या करना है, यहां पर आपका SO4 नेगेटिव की बात करते हैं। तो बेसिकली ध्यान से देखना, यहां पर इस साइड कौन माइग्रेट करेगा, Cl नेगेटिव, और इस साइड कौन माइग्रेट करेगा, K पॉजिटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हुआ था, इधर नेगेटिव चार्ज एक्सेस हुआ था। तो बेसिकली ये जिंक टू पॉजिटिव कहां जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरफ। अब क्योंकि दोनों को मूव करना है, तो दोनों सेम टेंडेंसी से अगर मूव करेंगे तो ये आपका सेल प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए इनकी मोबिलिटी, इन आयंस की मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर। और अगर इन आयंस की मोबिलिटी सिमिलर चाहिए तो इनका साइज क्या होना चाहिए, सिमिलर। मोबिलिटी पे डिटेल बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं, KCl, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, हमारे लिए दो चीजें और आती हैं कि भाई फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो फंक्शंस, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज।
तो हम लोग यहां ध्यान देंगे, पहला फंक्शन है, ध्यान से देखो, अगर ये सॉल्ट बेस नहीं था तो बेसिकली सर्किट इधर से स्टार्ट हुआ, इधर आया, लेकिन यहां पर सर्किट क्या था, ब्रेक था, तो उस टाइम वो सर्किट कंप्लीट नहीं था। तो सबसे पहला क्या है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, ठीक है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। दूसरा क्या है, तो इसने क्या किया, दोनों ये जो एक्सेस आयन कंसंट्रेशन थी यहां पर, उसको क्या किया, मेंटेन किया, ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो सके। तो यहां पे इट मेंटेन्स द एक्सेस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है जी। एक और बताता हूं आप लोगों को, ये दो सबको पता होने चाहिए, ठीक है जी, ये हमें हर कोई पढ़ाता है, ठीक है। एक और होता है इट मेंटेन्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट मेंटेन्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं LJP। इसकी बात हम लोग करते हैं डिटेल में जेई में, तो वहां मिलेंगे इसको समझाने के लिए ढंग से, ठीक है। तो यहां पर अभी हमारे लिए जो दो मेन फंक्शन है, दैट इज ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है, दैट इज कि भाई फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रेज लिखिए, ठीक है, कभी कभी आ जाता है आपके पेपर में, तो ध्यान रखेंगे, इट कंप्लीट्स द सर्किट और इट मेंटेन्स द एक्सेस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर आपकी बात हो गई खत्म, क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन के, और यहीं पर आपका सॉल्ट ब्रिज के साथ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग खत्म हो गई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा यहां पर, अब एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया उसमें इधर जिंक सॉलिड लिया, इधर जिंक इलेक्ट्रोड लिया, इधर कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, क्या हम कोई और इलेक्ट्रोड ले सकते हैं? तो ठीक है जी, ले सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रोड लेके आप उसको डिप कर दो ऐसे सॉल्यूशन में, आपका सेल जो है चल पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझेंगे अब हम इसके बारे में, अब थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं कि कैसे एक सेल वर्क करता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे है, ठीक है जी। तो उसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो हमारे सेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको जो आपकी बुक्स में पढ़ने को मिलेंगे, 2 तरह के पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। 2 तरीके से कैसे, तो हम लोग बात करेंगे एक डेनियल सेल, एक सेल होगा डेनियल सेल और एक सेल होगा जो आपका गैल्वेनिक सेल, एक सेल होगा गैल्वेनिक सेल, ठीक है। एक सेल होगा गैल्वेनिक सेल और इसी को हम लोग बोलेंगे वोल्टेइक सेल, ठीक है जी। तो ध्यान से देखेंगे यहां पर डेनियल, गैल्वेनिक और वोल्टेइक, ठीक है। डेनियल सेल क्या है, तो अब देखो भाई, एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसको मैं समझाऊंगा बाद में, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल, ठीक है। और डेल्टा जी की डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं तो डेल्टा जी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव होना जरूरी है, तो ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले को, क्योंकि ऑलरेडी इस फॉर्मूले में नेगेटिव लगा हुआ है n है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उस सेल रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, f फैराडे कांस्टेंट है। E नॉट सेल के बारे में बात करते हैं जरा, ठीक है, ये अभी हमें मेन समझना है यहां पर। तो बेसिकली अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए E नॉट सेल को ही क्या होना पड़ेगा, यहां पर E नॉट सेल हमारे लिए 2 तरह से हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखो, जिस केस में E नॉट सेल पॉजिटिव है उस केस में डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव, और जहां E नॉट सेल नेगेटिव हो जाएगा वहां डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन को फेवर कर रहा है भाई, तो यहां पर आपका सेल वर्क नहीं करता है, यहां पर आपका सेल वर्क नहीं करता है, तो इस केस में सेल वर्क करता है, ठीक है। तो यहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी,
तो यहां पर समझेंगे जरा बेसिकली, तो हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब हमारे लिए यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी है, अगर आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और इसी पे हमें ध्यान देना है। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो जरा और चीज समझते हैं, जरा ध्यान से, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो ध्यान से देखना जरा अब आगे। अगर मैं बात करूं तो सेल के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक उसका कंस्ट्रक्शन, एक उसकी वर्किंग, एक उसका कंस्ट्रक्शन, एक उसकी वर्किंग, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना और वर्क करना दोनों में अलग अलग फर्क है, ठीक है भाई। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है तुमने दो हाफ सेल्स लिए, ज्वाइन कर दिया, सॉल्ट बेस लगा दिया, कंस्ट्रक्ट हो गया सेल, ठीक है। लेकिन वर्क करने का मतलब है उस सेल का ई नोड सेल, अब वो सेल बनाया तो हमें कुछ पोटेंशियल दे तो सही, बिना पोटेंशियल का किस बात का सेल, तो बेसिकली ई नोड सेल कैसा होना चाहिए, उस सेल का पॉजिटिव, जो भी तुम बनाओ जैसे भी कॉम्बिनेशन लगा लो, अगर तुम्हारा ई नोड सेल पॉजिटिव आ रहा है तो वह सेल कैसा हो गया, वर्किंग। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन होना जरूरी नहीं है, सेल का कंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या होना जरूरी है, वर्किंग होना जरूरी है। तो अब यहां पर हम चेक करते हैं, अगर सेल वर्किंग चाहिए तो ई नोड सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अभी दिखाया थोड़ी देर पहले, क्योंकि ई नोड सेल जब पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी सेल के अंदर की, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अब ध्यान से देखना, जब सेल का क्या कहते हैं, ई नोड सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, वो कैसा होगा, वर्किंग। तो अब ध्यान से सुनो, अब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। अगर मैं वो बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स को कंबाइन करना स्टार्ट करूं, कोई भी दो इलेक्ट्रोड लूं, सॉल्यूशन के अंदर डिप करूं, उनके सॉल्ट बेस लगाऊं, कंस्ट्रक्ट करूं, ठीक है। अब वो सेल कंस्ट्रक्ट तो हो गया, वर्क करेगा या नहीं करेगा। अगर जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हमारे पास सेल की हैं, अगर वो सेल वर्क कर रहे हैं, अगर वो सेल वर्क है, वर्किंग सेल है, अगर वो सेल वर्किंग है तो वो आपका कौन सा सेल हो गया, डेनियल सेल, ठीक है। उसका बस क्या आना चाहिए, ई नोड सेल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। उसका ई नोड सेल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और वर्किंग है, ई नोड सेल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेनियल सेल है, यानी सेल है, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल क्या होते हैं, तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल में एक कंडीशन है, क्या, अगर उसमें, अगर मैं कह दूं उनकी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो उनके आयंस की कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 मोलर होना चाहिए। अगर वो कंसंट्रेशन 1 मोलर पुट कर दी जाए, तब उस केस में अगर उनका ई नोड सेल 1.1 वोल्ट एट 298 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर, इस कंडीशन पर क्या, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 एटीएम, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो दोनों तरफ है कैथोड और एनोड में, वो आपके क्या हो रहे हैं, 1 मोलर रखने के बाद अगर ई नोड सेल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.1 वोल्ट, तब उस सेल को हम क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। तो यहां पर स्टार्ट होती है कहानी। यहां पर ई नोड सेल की वैल्यू सिर्फ क्या होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। अब पॉजिटिव में 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, कुछ भी हो, वो सारे आपके किस में कौन से कॉम्बिनेशन हो गए, डेनियल सेल, ठीक है। और जिन सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है, ई नोड सेल पॉजिटिव तो आ रहा है, साथ के साथ कितना आ रहा है, फिक्स है, स्पेसिफिक कर दिया मैंने 1.1 वोल्ट, दैट इज योर गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। तो यहां पर यही एक मेजर डिफरेंस है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, जितने भी गैल्वेनिक सेल्स हैं वो सारे पॉजिटिव तो होंगे ही, क्योंकि उनका पोटेंशियल 1.1 है, उन सबको हम डेनियल सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे डेनियल सेल्स को मैं गैल्वेनिक सेल्स नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अपना वही सेल यहां पर दोनों तरफ काम कर जाएगा। अगर मैं वो सेल आपका जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जनरल रिप्रेजेंट किया था, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस आयन से उठेगा, जिंक जो है कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस आयन में, और कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। यही सेल, ये सेल, इस सेल का जब आप ईएमएफ निकालोगे तो वो ई नोड सेल आपका कितना आ रहा होगा, 1.1 वोल्ट। अभी चेक करेंगे बाद में कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपका ये सेल वर्किंग है, तो बेसिकली इसका ई नोड सेल पॉजिटिव है, इसलिए इसको डेनियल भी बोल दो। और इसका ईएमएफ ई नोड सेल कितना आ रहा है, 1.1 वोल्ट भी आ रहा है, यानी इसको आप कैसा कह सकते हो, क्या कहते हैं,
गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, इसकी कंसंट्रेशन अगर हम यूनिटी रख दें तो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ध्यान देने वाली बात समझ में आ गई हो आप लोगों को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, अब मैं और थोड़े से कॉम्बिनेशन, थोड़ी सी चीजें और पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। अगर मैं बात करूँ अब, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन कनेक्टेड, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं व्हेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स। अब आप क्या कर रहे हो, जो आपका सेल है उसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो। एक्सटर्नल सोर्स से मेरा मतलब है, मैं डायग्राम ले लेता हूं, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास डायग्राम है ये सेल का आपका, ठीक है। इस सेल के डायग्राम में ये रहे हमारे एनोड और इधर है हमारा कैथोड, ठीक है, जो कि अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे वही जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। ये इलेक्ट्रोड है कॉपर का, ये इलेक्ट्रोड है जिंक का। यहाँ मैंने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स, अब एक्सटर्नल सोर्स इसको इस तरीके से समझेंगे। एक्चुअली सेल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो दो पार्ट्स कैसे हैं तो ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली जब आप कोई भी सेल देखते हो, तो ये तो मैं एक्चुअली ओपन इंटरनल डायग्राम दिखा रहा हूँ ना, तो सेल के अंदर ये सारी चीजें छिपी हुई होती हैं। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। सेल का कौन सा पार्ट है ये, इंटीरियर ऑफ द सेल। ये कौन सा पार्ट है, इंटीरियर ऑफ द सेल। और ये जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज योर एक्सटीरियर ऑफ द सेल, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट है, बाहर वाला, दैट इज एक्सटीरियर ऑफ द सेल। इसको बोलेंगे एक्सटीरियर पोर्शन, ठीक है। तो एक्चुअली अब एक्सटीरियर पोर्शन में तुमने क्या किया है, बाहर से इसको क्या कहते हैं कनेक्ट कर रखा है किसी एसी सोर्स से। अब यहां ध्यान से देखो, तो यहां पर दो तरह के ईएमएफ होंगे। एक जो सेल जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे ई नोड ऑफ इंटरनल, ठीक है, इंटरनल सेल से जो जनरेट हो रहा है। और एक जो तुमने बाहर से वोल्टेज कनेक्ट कर, बाहर से जो क्या कहते हैं बाहर से ईएमएफ कनेक्ट कर रखा है, उसको हम लोग बोलेंगे ई नोड ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से समझने की जरूरत है यहां पर हमारे लिए। दैट इज हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं इसको लेकर के। अब हमारा जो ई नोड ऑफ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ईएमएफ ग्रेटर देन इंटरनल ईएमएफ ऑफ द सेल। दूसरा केस एक्सटर्नल ईएमएफ लेस देन इंटरनल ईएमएफ ऑफ द सेल। लास्ट केस एक्सटर्नल ईएमएफ इक्वल्स टू इंटरनल ईएमएफ, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको समझो इन्वर्टर की तरह। आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है। अब इन्वर्टर लगा होता है तो समझ लो इन्वर्टर किससे कनेक्टेड होता है, बैटरी से। जैसे ही आपका लाइट जाती है, बाहर की जैसी लाइट जाती है, यानी बाहर का पोटेंशियल ड्रॉप ई ऑफ एक्सटर्नल क्या हो चुका होता है, जीरो। और ये जीरो, तो ये मिनिमम, और इधर से इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में कौन वर्क कर रहा है, सेल वर्क कर रहा है। यानी कि जब इंटरनल की वैल्यू ज्यादा है, एक्सटर्नल की वैल्यू कम है, तो उस केस में इंटरनल की वैल्यू ज्यादा, एक्सटर्नल की वैल्यू कम, उस केस में आपका सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। उस केस में सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उस केस में सेल वर्क कर रहा है। अगले केस में जब आपका एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा, जब लाइट आ रही होती है, जब लाइट आ रही होती है तो बाहर का पोटेंशियल ज्यादा होता है, सेल का पोटेंशियल कम होता है, इसीलिए सेल चार्ज हो रहा होता है, ठीक है जी। तो यहां पर आपका सेल क्या हो रहा होगा, चार्जिंग चल रही होगी, सेल की चार्जिंग होगी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो यहां पर लास्ट ये थर्ड केस, इस केस में सेल कहां होगा, इक्विलिब्रियम पर। और इक्विलिब्रियम पर यहां पर नो चार्जिंग नो डिस्चार्जिंग, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है जी। तो ये केस है हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है। इसको समझ, इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं सारे, एक एक नंबर के पॉइंट है एक। तो मैं एक चीज और बता रहा था आपको, वो क्या है, ये तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सेल के अंदर एक छोटे छोटे क्वेश्चन और बनते हैं, हमसे कैरियर्स के बारे में पूछा जाता है। तो अगर मैं एक्सटर्नल सेल की बात करूँ, एक्सटर्नल पोर्शन में जो एरिया, एक्सटर्नल पोर्शन जो है सेल का, उसमें जो कैरियर्स होते हैं कौन है वहां पर, क्योंकि वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वहां पर कौन फ्लो करा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सटर्नल करंट कैरियर्स कौन है,
इलेक्ट्रॉन्स। वहीं अगर तुमसे कोई पूछे सेल के इंटरनल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो सेल के इंटरनल में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज थ्रू आयंस, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एक छोटी सी चीज और, करंट की डायरेक्शन पूछे भाई, करंट की डायरेक्शन समझने से पहले आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां जनरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है एनोड टू कैथोड, तो ऑब्वियस सी बात है करंट का डायरेक्शन किधर होगा, कैथोड टू एनोड, ठीक है जी। तो बेसिकली यहां पर ये आपका एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमें यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं हम आगे इसके अंदर कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम क्या सेल, थोड़ा सा इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में अब जरा समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है जी। अब हम समझते हैं, अब एक इलेक्ट्रोड के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा टॉपिक है अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड, तो बेसिकली इलेक्ट्रोड एक सॉलिड मेटल, क्या कहते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, जनरली किसी भी मेटल का पीस, ठीक है। जनरली क्या कर रहा है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के, मैं टाइप्स की बात करता हूं इलेक्ट्रोड की, जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा। इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो हाँ जी, हमारे पास दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है और इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकता है। अब यहां ध्यान से देखना, एक बहुत बढ़िया चीज जो आपसे मैं पूछने वाला हूं, तो बच्चे पूछेंगे सर इलेक्ट्रोड, बच्चे क्या पूछेंगे, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपसे अगर पूछूं इनके साइन या इनके चार्जेस, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है भाई और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, कोई बता पाएगा मुझे? तो बेसिकली पहले तो तुम्हें बता दूं, कई बच्चे कहेंगे सर कैथोड पे पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, कुछ भी कह रहे होंगे, ठीक है। कईयों का लग रहा होगा वो सही भी है। तो मैं आपको एक चीज जरा ध्यान देना, यहां क्लैरिफाई कर दूं, कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं देखूं तो एनोड पे चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, ध्यान से देखो, ठीक है, समझो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो मैं कभी भी ना इलेक्ट्रोड्स को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज क्लासिफाई नहीं करता। मतलब इलेक्ट्रोड को अगर क्लासिफाई करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कभी भी एक चार्ज फिनोमिना नहीं हो सकता उसको क्लासिफाई करने के लिए, क्योंकि उस पे दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां जैसे कि अभी हमने जो सेल पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जरा ध्यान से देखो, इस एनोड वाले पोर्शन पे क्या हो रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे ना। अगर यहां इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं तो ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसा होता है एनोड, ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल शॉर्ट में लिख देता हूं ईसी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और वैसे ही वाइस वर्सा कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन इधर देखो, हम लोग एक और सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस सुना होगा, तो उस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। वहां पर इसका जस्ट अपोजिट फिनोमिना हो रहा था। वहां पर कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। समझेंगे बाद में, पहले जो मैं बता रहा हूं वो क्या, चार्ज के बेसिस पे हम कभी भी इन दोनों को क्लासिफाई नहीं करेंगे। कैथोड पे चार्ज कुछ भी हो सकता है, एनोड पे चार्ज कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर मेरे से कोई स्पेसिफिकली पूछे, बता भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड कैसा होता है, तो नेगेटिव, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे नहीं, अगर जनरल पूछ रहा है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। यही एक डिफरेंस है एक पढ़ने वाले बच्चे में और नहीं पढ़ने वाले में, ठीक है। डिटेल में उसी को पता होता है डीपली जो पढ़ता है सही से, ठीक है। तो ध्यान से देखना यार, आगे मैं बात करता हूं तो हम इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो हम यहां पर एक चीज और, क्लासिफिकेशन बिहेवियर भी तो फिनोमिना भी तो होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे यहां पर, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, एक चीज कॉमन है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, कैथोड पे हमेशा ही क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। और एनोड पे हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, रिडक्शन दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान देंगे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ठीक है, इसी वजह से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब आगे से आपसे कोई पूछता है कैथोड एनोड को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो चार्ज के बेसिस पे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, रिडक्शन ऑन कैथोड, ऑक्सीडेशन ऑन एनोड। ठीक है जी, तो ये चीज बहुत ध्यान से समझना है। अच्छा, इसी चीज को याद करने के लिए लोग ट्रिक भी बना देते हैं। ठीक है, LON, लोन ले लो भाई। ठीक है, लोन का मतलब, तो L से क्या है, लेफ्ट। ठीक है, O से क्या है, ऑक्सीडेशन, A से क्या है, तो एनोड, और N से क्या है, तो नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये काफी चीज समझा देता है एक्चुअली हमें क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि पहली बार में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना तुम्हें, बट बाद में जब आप ढंग से पढ़ते हैं तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है ऐसी ट्रिक्स की। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एनोड लेफ्ट में रहेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव रहेगा। यही सब ट्रिक पढ़ के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। नेगेटिव पढ़ लेते हो, लगता है जिंदगी भर नेगेटिव रहेगा, नहीं रहेगा। देखो यहां नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, तो थोड़ा सा समझना है। ट्रिक्स कुछ ट्रिक्स नहीं है, कॉन्सेप्ट होते हैं एक्चुअली। ठीक है, ट्रिक्स तो बाद में बनते हैं। ठीक है भाई, तो बेसिकली ये चीज ये है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, 2 तरह। ठीक है जी, अब इसी बेसिस पे, क्योंकि हमारे 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, अब मैं एक बात करूंगा, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारे लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रोड आपका 2 तरह का है, कैथोड और एनोड, वैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 तरह के होते हैं। क्योंकि मैं जरा सा बता रहा हूं, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली हम यहां पर डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह का, एक रिडक्शन पोटेंशियल और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है जी, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज अब बड़े ध्यान से समझना यार, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगी मैं मानता हूं, बट क्लैरिटी रखने के लिए पढ़ो, ध्यान से देखो। तो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल है, तो छोड़ो, पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूं पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल, अब मेरा किसी काम को करने की क्या पोटेंशियल, क्या क्षमता है, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं कोई भी एक इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, कोई भी एक इलेक्ट्रोड ले लेता हूं भाई, उस इलेक्ट्रोड के बारे में क्या होगा, या तो वो इलेक्ट्रोड अपना ऑक्सीडेशन बड़ा आसानी से करना चाहता होगा, या तो वो अपना रिडक्शन करना चाहता होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से एक ही चीज होगी उसके पास, या तो वो अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा या तो अपना वो अच्छा रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो बेसिकली उस इलेक्ट्रोड का जो, अगर वो अच्छा ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा रहा होगा, लेकिन ये बढ़िया होगा, मस्त। ये कैसा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। अगर मैं वही दूसरा केस ले लूं, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होगा। समझ आ रही बात, दोनों चीजें वाइस वर्सा है। ठीक है, तो पहले ये समझना जरा ध्यान से। ठीक है जी, तो यहां पर अब मैं जरा सा और बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो पहले जरा हम इनकी रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, इनकी हम रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो हमारे लिए रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है जी, तो पोटेंशियल हम कैसे डिनोट करते थे, ई नॉट से, दोनों का पोटेंशियल कैसे डिनोट होगा, ई नॉट से। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, कोई मेटल आयन रिड्यूस हो रहा होगा, मेटल रिड्यूस नहीं होगा, मेटल आयन। ठीक है, मेटल की टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन खाने की, किसकी टेंडेंसी होती है, ध्यान से देखो, मेटल आयन, उस पर कोई N पॉजिटिव चार्ज होगा, गेट्स कन्वर्टेड टू मेटल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल आयन टू मेटल, ये प्रोसेस है रिडक्शन, क्योंकि यहां पर वो इलेक्ट्रॉन खा करके ही तो मेटल में जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो एक मेटल कन्वर्ट हो रहा होगा मेटल पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये कौन सा पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमारी बुक्स जो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान के चलती है, किसको मान के चलती है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें जो हमेशा वैल्यूज दी रहती हैं सीबीएसई के अंदर, वो हमेशा कौन सी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को समझे ना। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें रिप्रेजेंट करके दिया जाता है। ठीक है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपके पोटेंशियल्स की कहानी, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है जी, तो बेसिकली यहां पर ये चीज हो गई।
अब जरा ध्यान से देखना, एक सेल के बारे में और भी टर्म्स हैं कुछ। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ पैरामीटर्स की बात करता हूं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं और जिस पे हमारे लिए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स में सबसे पहली चीज हमारे लिए पूछी जाती है सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन दो तरीके से होगी, हाफ सेल रिएक्शन और फुल सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, पहले मैं अपना सेल बना लेता हूं, वही सबसे पहले जो हम सेल बनाते आ रहे हैं। यहां पर ये जिंक, यहां पर ये कॉपर, इसके अंदर यहाँ सॉल्ट ब्रिज, इसमें इनका एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, इधर कॉपर सल्फेट, इधर जिंक सल्फेट, यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी, करंट को सेंस करेगा, ठीक है जी। तो ये है हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड, ये है हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग जरा, ठीक है। तो समझना है, पहले हम सेल की रिएक्शंस लिखना सीखेंगे, ठीक है। सेल की अगर मैं हाफ रिएक्शंस की बात करूं तो इस कंटेनर में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज अ हाफ रिएक्शन, और इस कंटेनर में जो रिएक्शंस हो रही है इनकी जो इंडिविजुअल रिएक्शंस है उन्हीं को बोलते हैं हम हाफ सेल रिएक्शंस, ठीक है। तो हाफ सेल रिएक्शंस में हमारे दो आएंगे, कौन कौन से दो, एनोड और कैथोड, ठीक है जी। तो एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। वहीं अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन खा करके कॉपर सॉलिड डिपॉजिट कर रहा है। ये दोनों हाफ सेल रिएक्शंस हो गई, ठीक है जी। अब यहां ध्यान से देखेंगे, फुल सेल रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं, लेकिन ध्यान रखनी है क्या बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा जी, यहां तो क्या है, अपनी किस्मत अच्छी है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या है, सेम है। हो सकता है, पहले ध्यान से देखें, ये दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम है तो हम रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जिनमें सेम नहीं है उनकी बात अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, लेट सपोज यहां पर जब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। बची हुई रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन है, फुल सेल रिएक्शन, और ये लिखनी तुम्हें आनी चाहिए भाई, ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो क्या होता, यहां अगर हाइपोथेटिकली समझ रहे हैं, यहां पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अगर हमारे लिए मान लो ऐसा कुछ केस होता कि यहां पर ये, मैं रिएक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, जस्ट तुम्हें समझा रहा हूं, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब तो दोनों सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन, इनके इलेक्ट्रॉन्स को बराबर बनाएंगे, जैसे आप मैथमेटिक्स में इक्वेशंस के साथ करते हो। इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यानी कि 25-26 से कर रहे हो मल्टीप्लाई, स्मॉलेस्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों केस में जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या आ जाएगी 6। उसके बाद एज इट इज ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है जी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी डिफरेंट होगी वहां पर हम इन इक्वेशंस को, हाफ सेल रिएक्शंस को किसी स्मॉलेस्ट एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और फुल सेल रिएक्शन में वो खत्म हो सके। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन खत्म कर रहा हूं। एक्चुअली सेल के अंदर फिनोमिना ही ऐसा प्रोसेस ही चल रहा होता है कि वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करता है, ठीक है। इसीलिए हम तो लिख रहे हैं ना, हम तो उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो हमें उस चीज को फॉलो करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने की जरूरत है, अगर हम उसकी रिएक्शंस को समझना चाहते हैं तो, ठीक है जी। तो यहां पर आ गया आपका फुल सेल रिएक्शन। अगली बात आती है हमारे लिए, अगला जो टॉपिक आता है यहां पर, अगली चीज हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। ये सेल रिएक्शन हो गई। दूसरा आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो भाई, इसके लिए भी लोग बोल देते हैं ट्रिक, एबीसीडी तो पढ़ी थी, एबीसी यूज करेंगे। एबीसी से क्या मतलब है, तो पहले एनोड लिखेंगे, बीच में ब्रिज लगाएंगे। एनोड मतलब, एनोड तो जानते हो, ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बी से यहां पर क्या है, सॉल्ट ब्रिज, और सी से क्या है, कैथोड लिखेंगे जी, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखना,
एनोड। अब एनोड पे क्या हो रहा था, तो एनोड पे जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था जिंक टू पॉजिटिव में। ये छोटे से डंडे हमने क्यों लगाए हैं, तो इसका मतलब है फेज का डिफरेंस। फेज का डिफरेंस से मेरा क्या मतलब है बेटा जी, तो ध्यान से देखेंगे, यहां जिंक सॉलिड स्टेट में, यहां एक्वस स्टेट में, दोनों अलग अलग फेज हैं। इसीलिए हम फेज को सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट फेजेस को डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में ये लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जस्ट फॉर फेज डिफरेंस यूज किया गया। अब बात करते हैं, क्योंकि एनोड की रिएक्शन आप एनोड पे जो हो रहा है लिख दिया, ये जो डबल लाइन है इससे बड़ी होनी चाहिए। क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है आपका सॉल्ट ब्रिज। किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। अगला क्या हो रहा था, तो कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन से उठ करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। यहां पर भी फिर से वही हमारे लिए क्या, तो ये एक्वस फेज सॉलिड फेज डिफरेंशिएट करेंगे एक लाइन लगाकर। ठीक है जी, तो यहां पर ये चीज है आपका, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल की रिएक्शन को लिखना आना चाहिए।